स्वागत आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सबसे बड़ा वार हुआ है। बीजापुर में मुठभेड़ हुई है और अब तक 31 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। 15 बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। डीआरजी एसटीएफ के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ बढ़ सकती है और मारे गए नक्सलियों की संख्या भी अब माना जा रहा है 31 से और ज्यादा बढ़ सकती है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद भी हुए हैं और 2 जवान हमारे घायल भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर ऑपरेशन मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 जवान घायल। घायल जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जिन्हें रायपुर लाया जा रहा है। 31 वर्दीधारी नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की और ये भी पुष्टि की है कि और भी मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 15 बड़े कैडर और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। 31 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। डीआरजी एसटीएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं और अभी ये माना जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। नक्सलियों पर नकेल की यह तारीख आपको दिखा रहे हैं, जगह भी और कितने नक्सली ढेर। जैसे 31 अगस्त को अगर आप देखें तो नारायणपुर में 3 नक्सली ढेर हुए। 5 सितंबर को सीजी तेलंगाना बॉर्डर पे 6 नक्सली। 4 अक्टूबर को नारायणपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी संख्या 10 से 5 थी। 16 नवंबर को कांकेर में 5, 22 नवंबर को सुकमा में 10, 1 दिसंबर को बीजापुर में 7 और 12 दिसंबर को नारायणपुर में 7 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। वहीं 3 जनवरी गरियाबंद में 3 और 12 जनवरी बीजापुर में 5 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। वहीं 23 जनवरी गरियाबंद में 16 नक्सली ढेर हुए हैं। और अगर अब बात फरवरी की जाए तो फरवरी में आज 31 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। तो बीजापुर में मुठभेड़ हुई है और 31 नक्सली ढेर हुआ। अभी तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन माना जा रहा है। 15 बड़े कैडर में नक्सली ढेर हुए बताए जा रहे हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है, विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में 2 जवान भी शहीद हो गए और 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें रायपुर रेफर किया गया है, जिनकी हालत अभी सही बताई जा रही है, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 15 बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है। बीजापुर में नेशनल पार्क एरिया में सुबह से मुठभेड़ जारी है। जवानों ने नक्सलियों को घेर कर ढेर किया है और दुर्भाग्यवश हमारे 2 जवानों के शहीद होने की भी सूचना है और उनको मैं नमन करता हूं इस जीवन के सर्वाधिक सबसे बड़े बलिदान के लिए और परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना है, परंतु वो खतरे से बाहर है, ऐसी सूचना आ रही है। आगे भी मुठभेड़ अभी जारी है। मैं सोचता हूं कि और सफलता मिलेगी और ये वो मान है जहां पर नक्सली निर्द्वंद रहा करते थे। ये अंतिम स्थिति है अब उनकी। इसके बाद तो आपको ये बता दें, देखिए डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़े ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी भी नक्सलियों को मारने का जो सिलसिला है, मुठभेड़ अभी वो जारी है और हम जरूर सफल होंगे, इस बात को उन्होंने कहा भी। और ये सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी तक का छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है, बीजापुर का, जहां 15 बड़े कैडर नक्सली को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है मार के। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप देखिए कि मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान खतरे के बाहर फिलहाल बताए जा रहे हैं, जो घायल हुए थे, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया था। 31 नक्सली ढेर हो गए हैं, 15 बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए अभी तक ये बताया कि कितने नक्सली और किस किस दिनांक के दिन और कहां जवानों ने उन्हें ढेर किया। और अब बात श्री गंगानगर से बड़ी खबर की। बीच बाजार आपस में 2 पक्ष बढ़ गए हैं। अनूपगढ़ में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है। विवाद के बीच बाइक में तोड़फोड़ की गई है। देर रात भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी ले लिया है।
तस्वीरें आपके सामने है। बीच सड़क पर दो पक्षों में झगड़ा, बाइक में तोड़फोड़ की गई है। इन्हीं दोनों पक्षों में बताया जा रहा है कि रात में भी झगड़ा हुआ था, लेकिन तब मामला शांत हो गया था। फिर सुबह होते होते, दोपहर होते होते आप देखिए दो पक्ष आपस में फिर भिड़ गए और बाइक में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस को सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया, कार्रवाई में जुट गई है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दिल्ली की जनता ने वास्तविकता को समझते हुए बीजेपी पर विश्वास जताया है। क्या कुछ और कहा है शिक्षा मंत्री ने, वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली की जनता को, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और माननीय नरेंद्र जी मोदी को बधाई देता हूं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने वास्तविकता को समझ लिया है कि अब कौन सी पार्टी राज्य का, देश का और दिल्ली का भला कर सकती है। इसलिए उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकारें कई प्रदेशों में पूरे देश में काम कर रही है और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास किया है। चुनावी नतीजों से जुड़े दिलचस्प वाकये कई बार सामने आते हैं। लोग अपनी पसंद की पार्टी की जीत पर पटाखे फोड़कर, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते अक्सर देखे जाते हैं। लेकिन क्या किसी पार्टी की हार पर आपने गधों की मौज होती देखी है? नहीं, आपको तस्वीरों में लेकिन दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये वाकया है जोधपुर का, जहां एक आदमी आम आदमी पार्टी की हार पर खुश होते हुए गधों को रसगुल्ला खिला रहा है। और आप देखिए कितने दिलचस्पी के साथ गधे रसगुल्ला भी खा रहे हैं। मैंने प्रण कर रखा था कि दिल्ली चुनाव जो हो रहे हैं उसमें अगर अरविंद केजरीवाल खुद और आम आदमी पार्टी अगर हार जाती है तो मेरा प्रण था कि मैं गधों को गुलाब जामुन खिलाऊंगा, और भगवान ने मेरी सुनी, इस तरह के धूर्त को हराया और आज मैंने उस प्रण को, उस संकल्प को पूरा करने के लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाए हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह का राजनीति में कोई धूर्त मक्कार आइंदा कभी पैदा न हो। इस तरह का राजनीति गंदी करने वाला आदमी कभी राजनीति में न आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। बिरला ने जिला परिषद में अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी तादाद में संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी से लोग अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। विभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। जनता अपने क्षेत्र के अभावों की, चिंताओं की, कठिनाइयों को लेकर आती है। हम प्रयास करते हैं कि उनकी चिंताएं दूर करें, उनकी कठिनाइयां दूर करें, उनके अभाव दूर करें और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी और विकास में उनके सुझाव के आधार पर क्षेत्र में विकास की कार्ययोजना बना सकते हैं। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी रहती है, उनका भी समाधान किया जाता है। मानवीय संवेदना के साथ सबकी चिंता करना, सबकी समस्या समाधान करना, ये जनप्रतिनिधि का दायित्व है और ये सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि उनके क्षेत्र की समस्याओं, कठिनाइयों, अभावों को सुना जाए, उनको दूर किया जाए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 8 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी बार महाकुंभ पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों पर मुहर भी लगाई गई है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन, जहां आम से लेकर खास तक पुण्य की डुबकी लगाता नजर आता है, अपने आप को सौभाग्यशाली बताता सुना जाता है। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी बार महाकुंभ पहुंचे। इस बार सीएम अपने परिवार और मंत्रिमंडल के साथ पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे थे। आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा पवित्र स्थान है जहां हर व्यक्ति आने के लिए लालायित रहता है। ये बेहंगम दृश्य आप देख रहे हो, ये हमारे संत मुनि ऋषि महर्षि और ये हमारी संस्कृति का जो जन सैलाब है आप देख रहे हो। और मैं कहना चाहता हूँ माँ गंगा के इस आंगन में, त्रिवेणी में, हमारे राजस्थान से भी हमारे सभी मंत्री, विधायक
परिवार सहित आए हैं और जिस तरह से यहाँ का एक दृश्य है वो दिख रहा है, वो अपने आप में अलग है। स्नान ध्यान के बाद प्रयागराज स्थित राजस्थान मंडपम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री जोगाराम पटेल ने दी फैसलों की जानकारी। कैबिनेट ने 4 बड़े फैसलों पर लगाई मुहर। मंदिरों की भोगराग की राशि की गई दोगुनी। 7,500 रुपए किया पुजारियों का मानदेय। आज से पहले जो हमारी मंदिरों में पूजा करते हैं उन पुजारियों को 5,000 रुपए मिलते थे। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, इसको 7,500 रुपए करेंगे। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 101 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के बाहर के मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारे जितने भी मंदिर हैं, अनेक कारणों से उसमें जीर्णोद्धार नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुई, रंग रोगन नहीं हुआ, तो आज हमने 101 करोड़ रुपए मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, जो भी हमारे राजस्थान के अंदर मंदिर है उनके जीर्णोद्धार के लिए लगाएंगे। ये पहला अवसर है जब राजस्थान सरकार के कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चले खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात झुंझुनू की करते हैं। झुंझुनू के गुड़ागौरजी कस्बे के बाजार में एसबीआई बैंक के सामने मौजूद दुकान से एक महिला मोबाइल चोरी कर ले गई है और दुकानदार मोबाइल पर रील देखने में व्यस्त रहा। महिला के जाने के बाद काउंटर पर रखे मोबाइल के डिब्बे को संभाला तो दुकानदार को एहसास हुआ कि मोबाइल चोरी हो गया और इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा तो महिला काउंटर से मोबाइल चुराती हुई नजर आई। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। तो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की आ गई हैं। आप देखिए कि महिला आती है दुकानदार के पास, मोबाइल की शॉप रहती है, वो देखती है और दिखाने के लिए मोबाइल कहती है, लेकिन उस समय जो दुकानदार है वो रील देख रहा होता है और मौके का फायदा उठाकर महिला मोबाइल चुराकर भाग जाती है। जब वो बॉक्स को पैक करने लगता है तब देखता है कि मोबाइल तो चोरी हो गया। सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो चोरी की वारदात का खुलासा होता है। जयपुर के चौमुखी अग्रवाल धर्मशाला के सत्यनारायण मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथावाचक पंडित राम बाबू शास्त्री ने इस दौरान मथुरा आगमन, कंस उद्धार और श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। विवाह आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिला पुरुषों ने भगवान कृष्ण राधा के भजनों पर झूमकर नृत्य किया। कथा के अंत में आयोजकों ने सत्यनारायण और अंबिका प्रसाद सराफ ने श्रीमद् भागवत पोथी की महाआरती की और इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। कोटपुतली में श्रद्धा और आस्था के बीच बाबा श्याम की मंगल कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर उत्सव का आनंद लिया गया। यात्रा की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के बाद हुई, जिसमें महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण शामिल हुई। बाबा श्याम की विशेष झांकी को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहाँ श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के जय घोष किए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बकाया फसल बीमा क्लेम के भुगतान की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो ही गया। फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत के बाद धरना खत्म किया गया। फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने किसानों की मांग को मानते हुए 15 मार्च तक रबी 2023 का 82 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी करने का लिखित आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर किसानों ने अपना पड़ाव उठाया। बता दें कि पिछले 3 दिनों से सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों का महापड़ाव चल रहा था। आज जो 3 दिन से धरना चल रहा है
लगभग 100 करोड़ रुपए का मामला था। क्षमा कंपनी पिछले 6 महीनों से किसानों को परेशान कर रही थी। आज किसानों की ताकत के आगे क्षमा कंपनी ने अपनी गलतियां स्वीकार की है और आगामी इसी महीने की 15 मार्च तक जितना भी 8 पटवार मंडल है उनका जो क्लेम बनेगा वो सभी किसानों के खातों में पैसा डाल दिया जाएगा। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय पर रबी 2023 के बकाया फसल बीमा क्लेम के भुगतान की मांग को लेकर 6 फरवरी गुरुवार से चल रहा किसानों का महापड़ाव शनिवार देर शाम बीमा कंपनी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों से समझौता वार्ता के बाद समाप्त कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों और किसानों के बीच हुई समझौता वार्ता में बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने रबी 2023 के 82 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम 15 मार्च तक जारी करने का लिखित आश्वासन दिया गया। तब कहीं जाकर किसान अपना महापड़ाव उठाने पर सहमत हुए। पिछले 3 दिनों से सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय पर चल रहा किसानों का महापड़ाव शनिवार देर शाम उठ जाने के बाद में स्थानीय प्रशासन ने भी चैन की सांस ली। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और चलिए दौसा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर रखा है। दबिश के दौरान